बाघ की दहाड़ उसी दिशा से आई थी जहां से वो आ रहे थे। सभी का खून जैसे एकदम से जम गया। पीछे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में हलचल सी हो रही थी। पीली काली पट्टियों वाली एक आकृति दिखाई दी। उनकी जैसे सांस ही रुक गई। बाघ उन्हें ही देख रहा था। बाघ को खुद के इतना करीब देखकर वे सभी थर थर कांप रहे थे। बाघ झाड़ियों से बाहर निकला। उसने उन्हें घूर कर देखा। उसके मुंह पर ताजा लगा खून दिखाई दे रहा था, जो शायद किसी शिकार का था। ये टाइगर हमारी तरफ ही आ रहा है, क्या करें? मोंटी ने कांपते हुए कहा। कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा, चुपचाप सब खड़े रहो, कोई हिलने की कोशिश भी नहीं करेगा, भानु ने धीरे से कहा। लेकिन जैकी और सैंडी नहीं माने और वो पलटकर भागने लगे। उनके भागते बाघ भयानक ढंग से गुर्राया। उसकी गुर्राहट से सारा जंगल कांप उठा। इसी के साथ वो सभी सिर पर पांव रखकर भागने लगे। बाघ को जैसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो धीमे कदमों से उनकी तरफ आ रहा था। वे सभी बदहवास से भागे जा रहे थे। कुछ ही मिनटों में वे एक पुराने महल के दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। महल का लोहे का गेट आधा खुला था। उन्होंने बिना देर किए उस गेट के भीतर दौड़ लगा दी। रुक जाओ, हमें शायद हेक्टर पैलेस में नहीं जाना चाहिए, आयुष ने चीख कर कहा। लेकिन तब तक सभी गेट के भीतर पहुंच चुके थे। उसी समय बाघ दौड़ता हुआ आया। उसकी दहाड़ से अभी भी पूरा माहौल कांप रहा था। वो सभी गेट के भीतर पहुंच चुके थे। गेट बंद करो, जैकी चीखा। आयुष, भानु और इशिका सबसे पीछे थे, तो उन्होंने ही गेट बंद करने की कोशिश की। मोंटी एंड टीम भी पहुंचकर मदद करने लगी। अचानक भागता हुआ बाघ गेट के सामने आकर रुक गया। उसकी दहाड़ भी एकदम से खामोशी में तब्दील हो गई। वो खूंखार निगाहों से उन्हें देख रहा था। बाघ से नजरें मिलाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। वो रुक क्यों गया? मुझे पूरा यकीन है ये बाघ इस पुराने जंग लगे गेट को तोड़ सकता है, तो वो रुक क्यों गया? भानु ने कहा। वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। बाघ अभी भी उन्हें ही घूर रहा था। मोंटी को जैसे किसी चीज का होश आया और उसने फौरन अपने बैग की ऊपर वाली जेब खोली। क्या कर रहा है मोंटी? जैकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अबे छोड़ यार, यह जान पर बनी हुई है। देख नहीं रहा कि हमारे सामने एक आदमखोर बाघ खड़ा है जो किसी भी पल हम पर टूट पड़ेगा? उसका साइज देख। मैंने आज तक इतने बड़े बाघ के बारे में ना देखा ना सुना। ये किस प्रजाति का बाघ है? मोंटी ने चीखते हुए कहा। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने बैग से एक पिस्तौल निकाली। पिस्तौल देखकर आयुष, इशिका और भानु और ज्यादा डर गए। मैं इसे गोली मार देना है, इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं। ओए तुम तीनों हट जाओ सामने से, कहकर मोंटी ने बाघ की दिशा में पिस्तौल तान दी। उसने ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली। आयुष, इशिका और भानु कान पर हाथ लगाकर गेट से परे हट गए, लेकिन गोली चली ही नहीं। तो मोंटी की तरफ देखने लगे। मोंटी ने पिस्तौल अनलॉक ही नहीं की थी। उसने फौरन पिस्तौल का सेफ्टी लॉक खोला और कांपते हाथों से बाघ की तरफ निशाना लगाया। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि बाघ गला फाड़कर पूरी ताकत से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर मोंटी की पिस्तौल हाथ से छूट गई, लेकिन ट्रिगर दब चुका था। बस गोली हवा में बेकार चली गई। बाघ की दहाड़ से केवल पिस्तौल ही नहीं, मोंटी भी हड़बड़ाकर गिर पड़ा। आयुष और भानु ने फौरन गेट लगाने की कोशिश फिर शुरू कर दी। अरे तुम सब मुंह क्या देख रहे हो? जान बचानी है तो गेट बंद करो, आयुष चीखा। उसकी चीख सुनकर सभी गेट की तरफ दौड़ पड़े। बाघ ने एक दहाड़ लगाई और वो गेट की दिशा में दौड़ पड़ा। सभी की आंखों में मौत का डर साफ दिखाई देने लगा था। उन्हें पता था कि बाघ की शक्तिशाली ठोकर यह दरवाजा सह नहीं कर पाएगा। अब उनका खेल खत्म हो चुका था। मोंटी जमीन पर पड़ी पिस्तौल खोज रहा था, जो सूखे पत्तों के ढेर में जैसे कहीं गुम हो गई थी। एकाएक आगे बढ़ता बाघ एकदम से रुक गया। उसका दहाड़ना बंद हो गया। उसने एक नजर उन सभी को देखा और शांत हो गया। उसका इस तरह से शांत होना सबके लिए हैरत की बात थी। बाघ को अचानक क्या हो गया? इशिका ने बड़ी मुश्किल से कहा। वो हम पर झपटते झपटते अचानक शांत क्यों हो गया? आयुष ने कहा। बाघ अभी भी अपनी जगह पर खड़े खड़े उन्हें ही घूर रहा था। उसका घूरना भी उनकी जान लेने के लिए काफी था। शायद उसने अभी भी शिकार किया था, इसलिए उसका पेट भरा होगा। वो हम पर हमला नहीं करना चाहता होगा, भानु ने अंदाजा लगाते हुए कहा। भीतर आ जाओ, बाघ ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाएगा। एक सर्द आवाज गूंज उठी। सभी ने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की। आवाज पैलेस के भीतरी हिस्से से आ रही थी। ये किसकी आवाज थी? इस पैलेस में कौन है? मोंटी की गिग्गी बंद गई थी। हालांकि अब उसे उसकी रिवॉल्वर मिल गई थी, लेकिन उसने जहां से रिवॉल्वर उठाई थी वहीं से एक काला नाग फनफनाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे देखकर सभी पीछे हट गए। उसकी फूफकार सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपना फन फैलाए हुए उन्हें गुस्से से देख रहा था, लेकिन फिर वो मुड़ा और सूखी पत्तियों के ढेर में ही कहीं भाग निकला। ये जगह सही नहीं है, लेकिन उसकी आवाज काफी भारी थी।
और मेरी बात समझो, हम महल के गेट के भीतर से हैं। महल हमसे अभी भी लगभग 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उसकी आवाज ऐसी थी जैसे एकदम हमारे कान के पास कोई बोल रहा हो। इशिका ने कहा। सभी उसकी बात से सहमत थे। आवाज में दम होगा बंदे की, मोंटी ने हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। बाहर जितनी देर तक खड़े रहोगे खतरा उतना ही बना रहेगा। बाघ अभी भी नजर बनाए हुए है, इसलिए महल के भीतर आ जाओ। वह रहस्यमयी आवाज फिर से गूंज उठी। अब की बार सभी घबरा गए। उस आवाज से सबके छक्के छूट गए। उन्होंने महल के दरवाजे की तरफ देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने गौर से महल के रंग रूप को देखा था। किसी जमाने में यह महल अवश्य काफी आलीशान रहा होगा। उसमें न जाने कितने ही दरवाजे बने हुए थे। महल के ऊपर 4 दिशा में 4 नुकीली मीनारें बनी हुई थी। महल के बीच का हिस्सा भी ऊपर जाकर पिरामिड की भांति नुकीला हो रहा था। महल लगभग 4 मंजिला तो लग ही रहा था। ऊपर कुछ पुराने जमाने के डिजाइन में झरोके बने हुए थे, जहां से शायद इस पहाड़ का पूरा हिस्सा नजर आता था। महल के 2 तरफ नजर रखने के लिए अलग से ऊंची मीनारें बनाई हुई थी। उसके अलावा आसपास घनी जंगली झाड़ियां बेतरतीब सी फैली हुई थी। बाहर बने हुए बगीचे अब खंडर बन चुके थे। बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसके बदबूदार पानी में काई जमी हुई थी। उस तालाब के बीचों बीच नक्काशीदार फव्वारा बना हुआ था, जो शायद उस महल की उम्र का था। वो फव्वारा अब काम करना बंद कर चुका था। उस पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। महल के चारों तरफ ऊंचे देवदार के वृक्ष लगे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि महल के दाहिनी तरफ एक बरगद का पेड़ भी था, जिसकी शाखाएं किसी जंगल की तरफ फैली हुई थी। सूखी हुई बेलों से दीवारें घिरी हुई थी। कंपाउंड के भीतर जगह जगह जंगली घास उगी हुई थी। महल तक जाने के लिए पत्थरों से बनी हुई एक पक्की पगडंडी बनी हुई थी, जिसके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। ये बात और थी कि उसमें फूलों की जगह जंगली घास के जंगल ज्यादा फैले हुए थे। भाई, ये महल देखकर मुझे ड्रैकुला का रोमानिया वाला किला याद आ रहा है। वो भी कुछ इसी तरह का रहा होगा, आयुष ने कहा। किले को देखकर ही उसकी गिग्गी बंद गई थी। भाई, लेकिन ये आवाज किसकी है जो हमें महल के भीतर बुला रही है? भानु ने पूछा। इसी के साथ दूसरी मंजिल की बालकनी में एक शख्स आकर खड़ा हो गया। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जो चमकीले चौगे जैसे थे। वो काफी उम्र दराज लग रहा था। उसकी बाल रेशम से सफेद थे और कंधे तक झूल रहे थे। कमर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे देखकर सभी के सभी एकदम से जैसे फ्रीज हो गए। आ जाओ, घबराओ मत, उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी महल के दरवाजे पर एक और बूढ़ा दिखाई दिया। वो पूरी तरह से झुका हुआ था। उसकी पीठ पर एक कुबड़ बना हुआ था और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। वो एक लाठी के सहारे चलता हुआ बाहर आया। ऐसे भयानक माहौल में उस अजीब से बुढ़े को देखकर किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। घबराइए नहीं, वो सरसू है, हमारा खास। उसके साथ भीतर चले आइए। बालकनी में खड़े बुढ़े ने जैसे उनका मन पढ़ लिया था। कुबड़ा बुढ़ा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उन सभी को बारी बारी से देखा। उन्हें देखकर वो मुस्कुराया। नौजवान लोग हो, यहाँ कभी नौजवान लोग नहीं आते, बल्कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। महाराज आपसे मिलकर खुश होंगे। मेरे पीछे चलिए। कहकर बुढ़ा पलट गया। क्या कह रहे हो? इस बुढ़े के पीछे चले या नहीं? जैकी ने पूछा। चलते हैं, फिलहाल हम उस राक्षस जैसे बाघ के होते हुए बाहर नहीं रह सकते। ये पहले ज्यादा सेफ है, इस बार भानु ने कहा। उसकी बात से सभी सहमत थे। लेकिन अगर इन बुड्ढों की कोई चाल हुई या ये ठीक लोग नहीं हुए तो? सैंडी ने कहा। भाई, ये दोनों बुड्ढे 90 साल के लग रहे हैं, या उससे भी ऊपर के होंगे। अगर ये सही लोग नहीं भी होंगे तो भी हम 7 लोगों का क्या बिगाड़ लेंगे? अपने पैरों पर ठीक से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इनसे, और हमारे पास हथियार भी तो हैं। मोंटी ने कमर में रखी पिस्तौल की तरफ इशारा करते हुए कहा। हथियार तो हमने भी रखे हैं ना? भानु ने आयुष से पूछा। मेरे पास तो बस ब्लैक पेपर स्प्रे है, वो हमेशा रहता है मेरे बैग में, इशिका ने कहा। मेरे पास एक शिकारी नाइफ है, जो मैंने स्पेशली जंगल ट्रैक के लिए खरीदी थी। और तेरे पास? आयुष ने पूछा। जब तुम लोगों के पास है तो मेरे पास होना ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इतने में काम चल जाएगा। इन बंदों के पास तो बंदूकें भी नहीं है। इन बंदों के पास तो बंदूकें भी हैं, भानु ने कहा। लेकिन इनके पास बंदूकें क्यों? ये सही लोग नहीं लगते मुझे, इशिका ने कहा।
अरे टेंशन ना लो, ये जमीन के पैसों पर ऐश करने वाले बंदे लग रहे हैं। जिप्सी, शराब और झूठी अकड़ इनमें हमेशा रहती है। स्वैग के लिए पिस्तौल रखना बड़ी बात नहीं है इनके लिए। दिन रात दारू, गड्डी, कुड़ी, फरारी, पिस्तौल वगैरह के गाने सुन सुनकर फालतू भौकाल में जीने वाले लोग हैं ये। भानु ने समझाया। देख नहीं रही थी गोली चलाते हुए कैसे उसका हाथ कांप रहा था, लग रहा था जैसे पहली बार पिस्तौल पकड़ी थी, आयुष ने कहा। वे सभी उस बुड्ढे के पीछे पीछे चल पड़े। सबसे आगे जैकी और सैंडी चल रहे थे। बाबा जी, ये बालकनी में जो अंकल जी खड़े हैं, ये कौन है? सैंडी ने हिम्मत करके पूछ लिया। बूढ़े सरसू ने जैकी की तरफ देखा। उसकी ठंडी नजरों और अजीब सी मुस्कान को देखकर सैंडी और जैकी दोनों सिहर गए। वो हमारे मालिक हैं, यहाँ के प्रिंस महाराज हेक्टर, सरसू ने कांपती आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर सभी को मानो लकवा मार गया। व्हाट? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। सभी के मुंह से ऐसे शब्द निकलने लगे। किसी को भी बुड्ढे की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बंदा हेक्टर है, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था कि उसको मरे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन वो तो जिंदा है। और ना केवल वो जिंदा है, बल्कि उसके पास डायनासोर की उम्र का उसका एक नौकर भी है। आयुष ने धीरे से कहा। उसके दोस्त भी हेक्टर का नाम सुनकर उतने ही हैरान थे जितना कि वो। मतलब उसके मरने की खबर वाकई अफवाह थी, वो तो जिंदा और सही सलामत घूम रहा है। हे भगवान, क्या सोचकर आए थे और क्या निकल गया? आयुष ने कहा। उसने अपने गिम्बल में लगे कैमरे की तरफ देखा। कैमरा अभी भी ऑन था। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहा है? भानु ने पूछा। मैं जल्दबाजी में शायद कैमरा ऑफ करना ही भूल गया था। मुझे लगता है इसमें अब तक की सारी चीजें दौड़ते भागते रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कहकर आयुष ने कैमरे के मेन्यू में जाकर वीडियो को बैक करके देखा। जंगल में भागना, बाघ की दहाड़, बाघ का दिखाई देना, लेकिन उसके बाद कैमरे का एंगल चेंज होना, जिसकी वजह से बाघ के बस पैर ही दिखाई दे रहे थे। महल में आना, उस काले नाग से सामना जैसी चीजें रिकॉर्डेड थी। भाई, विजुअल्स दौड़ते भागते रिकॉर्ड हुए। टाइगर का फुल बॉडी फुटेज बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी दहाड़, उसका हमला और पैर साफ दिखाई दे रहे हैं। आयुष ने कहा। बढ़िया है, ये तो एकदम फाउंड फुटेज टाइप का वीडियो बन गया है, एकदम रियल खतरों के साथ। लगता है तू छा जाएगा व्लॉगिंग की दुनिया में, इशिका ने कहा। महल के भीतर जाते हुए उसके मन में एक सेफ्टी की भावना आ चुकी थी, जिसके बाद वो काफी राहत महसूस करने लगी थी। और सबसे जरूरी बात, हेक्टर जिंदा है। हम हेक्टर के बारे में कहानी बताएंगे तो एक सनसनी बन जाएगी, आयुष ने कहा। भानु ने उसकी तेज आवाज सुनकर उसे शांत रहने का इशारा किया। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि हेक्टर को वीडियोग्राफी पसंद आए। वो सन की आदमी है, दुनिया से घुलना मिलना उसे पसंद नहीं है। इसलिए उसके सामने इस तरह की कोई बात नहीं करना जिससे उसे लगे कि तुम उसे शूट कर रहे हो। समझ रहे हो ना? भानु ने कहा। आयुष उसकी बात अच्छे तरीके से समझ चुका था। अगर आपके महाराज जीवित हैं तो बाहर के लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे? मोंटी ने सरसू से पूछा। सरसू ने उसे कड़ी नजरों से घूरा। मेरे कहने का मतलब था कि लोग ऐसा कहते हैं, हम नहीं। हमें तो यकीन ही नहीं था। मोंटी ने हड़बड़ाते हुए सफाई देने की कोशिश की। प्रिंस हेक्टर ऐसे ही है, उन्हें ना बाहरी दुनिया पसंद है ना ही बाहर के लोग, सरसू ने दांत चबाते हुए कहा। उसके कहने का अंदाज देखकर मोंटी कांप उठा। उसने अपने डर को छिपाने के लिए खिसियानी हंसी हंस दी। कुछ ही देर में सभी महल के भीतर थे। महल की भीतरी दीवारों पर रख रखाव का अभाव साफ दिखाई दे रहा था। कितने ही हिस्से ऐसे थे जहां सीलन दिखाई दे रही थी। अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। कुछ शानदार पुराने फर्नीचर अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए थे। दीवारों पर अलग अलग जानवरों के सिर किसी ट्रॉफी की तरह सजाए हुए थे, जिनमें कुछ बाघ भी थे। आयुष, इशिका, भानु और मोंटी एंड कंपनी आंखें फाड़कर इन चीजों को देख रही थी। वो एक बड़ा सा हॉल था। इतना बड़ा हॉल उन्होंने आज तक नहीं देखा। हॉल से लगे हुए कुछ अंधेरे कमरे और गलियारे बने हुए थे। हॉल के बीचों बीच पत्थर से बनी हुई अजीबोगरीब मूर्तियां खड़ी थी। एक घुमावदार जीने से उतरते हुए वो सफेद बालों वाला वृद्ध आदमी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके सफेद गाउन जैसे कपड़े उसके पैर तक को ढके हुए थे। वो सीढ़ी से उतरकर उनके हॉल के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। बूढ़े सरसू ने महल का किवाड़ बंद कर दिया। किवाड़ तेज आवाज के साथ खड़खड़ाते हुए बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही उनके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। घबराइए नहीं, शाम होने वाली है। जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है, इस कारण दरवाजे को बिना वजह खुला नहीं रखा जाता।
उस सफेद बालों वाले हेक्टर ने कहा, और वो झरोके से आते उजाले के पीछे खड़ा हुआ। उसकी हाइट कुछ 6.5 फीट की थी। चेहरे की रंगत सफेद थी जिसमें लाली दिखाई पड़ती थी। उसके बाल कंधे पर लहरा रहे थे, आंखें नीली और गहरी। उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां दिखाई दे रही थी, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। आप सभी कृपया आसन ग्रहण करें, हेक्टर ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सभी कुर्सियों की तरफ बढ़ गए। कुर्सियां काफी पुरानी थी, लेकिन उन पर धूल बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे कि महल के बाकी हिस्सों में थी। कुर्सियों पर संभल के बैठिएगा, पुरानी चीजें हैं, जल्दी किसी का आना जाना नहीं होता, तो इस्तेमाल ना होने की वजह से कमजोर हो गई है। हमारा परिचय तो आपको सरसू ने दे ही दिया होगा। हम यहाँ के आखिरी प्रिंस हेक्टर। हेक्टर ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज उस विशाल महल में जैसे गूंज रही थी। जी आपसे मिलकर हमें खुशी हुई, आयुष ने कहा। उसके साथ सभी ने वही बात दोहराई। खुशी आपके चेहरों पर दिखाई दे रही है। मैं साफ पढ़ सकता हूं कि आपके चेहरे पर जो दिखाई दे रहा है उसमें खुशी कम, डर ज्यादा है, हेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक चबूतरे पर रखे अजीब से सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, वो बस अपनी गहरी नीली आंखों से उन्हें घूरता जा रहा था। उसकी नजरों में कुछ ऐसी बात थी कि कोई चाहकर भी उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो दरअसल जंगल में वो अजीब सा बाघ, उससे सामना हो गया, इस वजह से सब बुरी तरह डरे हुए हैं। हमें ऐसी चीजों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इशिका ने संकोच करते हुए कहा। हेक्टर ने इशिका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। काफी कम उम्र लग रही है आपकी, हेक्टर ने कहा। उसकी बात सुनकर इशिका थोड़ी सहम गई। मेरे कहने का मतलब है, इतनी कम उम्र में भी आपने ऐसे बियावान और जंगली जानवरों से भरे जंगल में आने की हिम्मत दिखाई। वाकई आपकी उम्र के हिसाब से आपने काफी बहादुरी भरा काम किया है, हेक्टर ने कहा। उसकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान झूठी थी। भीतर ही भीतर वो हेक्टर की अजीब सी पर्सनालिटी से घबराई हुई थी। और आप लोगों ने अपना परिचय नहीं दिया, हेक्टर ने बारी बारी सबकी तरफ देखते हुए पूछा। जी मैं मोंटी, ये मेरे दोस्त हैं पिंकी, जैकी, सैंडी। हम जी दूसरे राज्यों से आए हैं। थोड़ा एडवेंचर और पुरानी जगहों पर घूमने का शौक है हमें। इसी के सिलसिले में हमें यहाँ के बारे में पता चला तो हम आ गए, मोंटी ने कहा। अपने साथ हथियार भी लेते चले आए। जंगल में हथियारों का लाना मना है, खासतौर पर मेरी सीमा में, हेक्टर ने सख्त स्वर में कहा। उसका स्वर सुनकर सबका खून जैसे सूख गया। फिर अचानक ही उसने अपना स्वर नीचे कर लिया। माफ करना, बढ़ती उम्र की वजह से कभी कभी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता। जंगलों में हथियार अपनी सुरक्षा के लिए भी लाए जाते हैं, ये बात मुझे भी समझना चाहिए था, हेक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। जी कोई बात नहीं जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही था, मोंटी ने घबरा कर कहा। वो उसके गुस्से वाले अंदाज को देखकर भीतर ही भीतर थर्रा उठा था। और आप लोग, हेक्टर आयुष, इशिका और भानु की तरफ देखते हुए पूछा। जी मेरा नाम आयुष है, मुझे भी घूमने फिरने का शौक है। अपनी नौकरी शुदा जिंदगी से जब ऊब जाता हूँ तो कुछ नई चीज़ों को जानने समझने के लिए निकल पड़ता हूँ, आयुष ने कहा। जी मेरा नाम इशिका है, मैं आयुष की फ्रेंड हूँ और हम दोनों साथ ही जॉब करते हैं। ज़िंदगी को लेकर हमारा नज़रिया काफ़ी मिलता जुलता है, इसी वजह से मैं भी हर सफ़र पर निकल पड़ती हूँ, इशिका ने कहा। मेरा नाम भानु प्रताप है, लोग मुझे भानु बुलाते हैं। मैं पेशे से एक व्लॉगर हूँ और इसके लिए मैं नई नई जगहों पर घूमता रहता हूँ और नई नई चीज़ों और कहानियों को एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने लाता हूँ, भानु ने कहा। ये व्लॉगर क्या होता है, हेक्टर ने पूछा। उसके सवाल पर भानु गड़बड़ा गया। लोग नई जगहों पर जाकर वहाँ की जानकारियों को वीडियो के रूप में इकट्ठा करते हैं और बाद में उसकी एक डॉक्यूमेंट्री जैसी चीज़ बना देते हैं, जिससे उनके जैसे और भी लोगों तक जानकारियाँ पहुँचती हैं, भानु ने कहा। अच्छा, काम तो अच्छा कर रहे हो आप। खैर मुझे इस विषय में नहीं पता, क्योंकि मैं बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा रहता हूँ, आना जाना नहीं होता। पता नहीं कितने साल हो गए मुझे इस महल से बाहर गए हुए, अब तो याद भी नहीं। सारे काम ये सरसू करता है। अच्छा, मेहमानों के लिए कॉफी वगैरह का इंतजाम करो सरसू, हेक्टर ने सरसू की तरफ देखते हुए कहा। सरसू सिर हिलाते हुए चला गया।
पुराना आदमी है, वफादार है। एक ही बचा है जो मेरे साथ है, वरना मेरे सारे रिश्तेदारों ने एक एक करके साथ छोड़ दिया। हेक्टर के स्वर में एक अजीब सा दर्द उमड़ आया। सर, इस बियावान में कॉफी? लेकिन हमने तो सुना है आप बाहर नहीं जाते, तब ये सब जीवन यापन का सामान कैसे मैनेज होता है? आयुष ने घबराते हुए पूछा। सरसुर के शरीर और उम्र पर ना जाओ, उसके बदन में अभी नौजवानी जैसी फुर्ती है। बाहरी दुनिया से संपर्क का वही एकमात्र साधन है। मुन्नर में हमारे चाय कॉफ़ी के बागान हैं, वहीं से प्रीमियम क्वालिटी की चाय और कॉफ़ी यहाँ आती है, वहीं के पैसों से सब चलता है। वैसे अब मैं अकेला रह गया हूँ तो शान व शौकत और खर्चे वगैरह की परवाह नहीं करता। इस उम्र तक आते आते सारे शौक खत्म हो जाते हैं। हेक्टर ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, जी आप तो काफ़ी मिलनसार और अच्छे आदमी हैं। हमने तो आपके बारे में एकदम उल्टा ही सुना था। आप और आपके परिवार के बारे में बाहर कोई नहीं जानता, और जो भी जानता है वो आपको अजीब ही बताता है। वो के अनुसार आप बाहरी दुनिया को पसंद नहीं करते और ना ही किसी से बोलचाल रखना आपको पसंद है। आप अकेले रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे ही और भी अजीब अजीब बातें सुनी थी हमने, भानु ने कहा। मॉन्टी एंड टीम खामोश बैठी हुई थी, उनकी सवाल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस दौरान हमारे महल में रहने वाले कुछ अंग्रेज अधिकारियों पर आसपास के लोगों ने हमला कर दिया था और उन्हें जिंदा जला दिया था। अंग्रेजों की लाशें बिछा दी गई थी यहाँ। हमने अंग्रेजों को पनाह दे रखी थी, इसलिए हम पर आरोप लगे कि हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हैं और उनका साथ देते हैं। इस वजह से कुछ लोगों ने हमारे परिवार के लोगों को भी जिंदा जला दिया। उस हत्याकांड को याद करके आज भी आंखें भर आती हैं, जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने जस का तस चल रहा है। इस महल के कुछ हिस्से अब तक उस आग से काले पड़े हुए हैं। हर रात मुझे उनकी आवाजें जैसे सुनाई देती हैं। उसके बाद हमारा परिवार किसी तरह संभला, लेकिन फिर कुछ सालों बाद अंग्रेजों के लिए नफरत बेपनाह बढ़ चुकी थी और उनका साथ देने वालों का सामूहिक बहिष्कार कर दिया जा रहा था। किसी तरह से हमारे परिवार के कुछ लोग बच गए, लेकिन फिर दुनिया ने उनसे संबंध रखना बंद कर दिया। ऐसे में ब्रिटिशों ने हमारी मदद की और हमारे परिवार को यहाँ से ब्रिटेन भेज दिया। लेकिन उसके बाद से इस समाज और दुनिया के लोगों के प्रति कड़वाहट मन में ऐसी बैठी कि किसी से भी संबंध रखने की इच्छा ही मर गई। कुछ सालों बाद हमारे पूर्वज वापस भारत आए और इस महल में बस गए, क्योंकि ये उनके पुरखों का महल था। यहाँ उनकी यादें जुड़ी हुई थी, वो अपनी जड़ों से दूर नहीं जाना चाहते थे। फिर 50 सालों बाद वापस अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हो गई। तब फिर हमारे परिवार को निशाना बनाया गया, तो सभी वापस ब्रिटेन जाने पर मजबूर हो गए। मेरी दादी भारत वापस आई और उन्होंने अपनी रियासत की मांग कर डाली। हेक्टर ने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू कर दिया। उन्हें यह किला और आसपास का इलाका दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी सांस बिताई। यही सब वजह है कि हम आम लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ना हम किसी के यहाँ जाते हैं और ना ही कोई हमारे यहाँ आता है। इसी वजह से लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी भी शुरू कर दी। हमारे आने के बाद से ही आसपास के इलाकों में प्लेग जैसी महामारियां फैलने लगी और गांव के गांव शमशान बन गए। इस पैलेस के आसपास ही सैकड़ों मकान हुआ करते थे, वो सब के सब वक्त के साथ खंडर बन गए। महामारी से सब के सब मारे गए। बस ये महल अछूता रह गया, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। बस इसी वजह से कुछ कहानियां बनने लगी और हमें शापित करार दे दिया गया। सारी मुसीबत की जड़ हमें मानकर हम पर कई बार हमले करने की कोशिश की गई, और संयोग से यहाँ के नरभक्षी बाघों की वजह से उनमें से कई हमलावरों की जानें चली गई, जिससे और अफवाह फैल गई कि हमारे पूर्वज ही बाघों के रूप में यहाँ मौजूद हैं। खैर, हमने कभी इन अफवाहों का खंडन भी नहीं किया, इससे हमें ही एकांत और सुरक्षा मिलती थी। बस ये संयोग की बात है कि आज तक किसी बाघ ने हमारे परिवार पर कभी हमला नहीं किया, बल्कि मैंने ही अनेक नरभक्षी बाघों का शिकार करके आसपास के गांव के लोगों को राहत देने की कोशिश भी की थी। लेकिन लोग एहसानों को याद नहीं रखते। हेक्टर ने कहा। वो जैसे कहीं खो गया था। जी सर, हमने इस कहानी को सुना है, भानु ने कहा। वो
कोई कहानी नहीं है, इतिहास है हमारा। अचानक से हेक्टर पागल की तरह चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर सब के सब सन्न रह गए। हेक्टर की आवाज उस पैलेस में गूंज रही थी। हेक्टर जैसे गुस्से से कांप रहा था। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हेक्टर की आवाज अभी भी हल्की सी सुनाई दे रही थी। उसकी गूंज खत्म होने के बाद मनहूसियत लिए हुए सन्नाटा छा गया। ओह, हमारे गुस्से को नजरअंदाज करना। इस उम्र में अक्सर हम अपने आप पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं। हेक्टर की आवाज वापस नॉर्मल हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। कोई बात नहीं जी, हम समझ सकते हैं, मोंटी ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। तो अब शाम हो रही है, इस समय तो आप लोग वापसी की सोच भी नहीं रहे होंगे, हेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। जी, अंधेरे में हम वापस नहीं जा सकते। हमारी गाड़ी जो हमें पिकअप करने वाली है वो भी कल ही वापस आएगी, आयुष ने कहा। फिर रात कहाँ गुजारने वाले थे? आपके पास जो साजो सामान है उसे देखकर तो लग रहा है जैसे आप रात बिताने की पूरी तैयारियों के साथ ही आए थे। तो कहाँ रुकने का इरादा था आपका? हेक्टर ने उनकी तरफ अपनी नीली आंखों से देखते हुए कहा। वो तो हम इसी पैलेस में। आयुष कहने ही वाला था कि भानु ने हेक्टर की नजरों से छिपकर उसके पैर पर ठोकर मार दी। आयुष एकदम चुप हो गया। जी, हमारे पास टेंट है। हम अक्सर ट्रैक्स पर जाते हैं और कहीं भी सुरक्षित स्थान देखकर टेंट लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हमने यहाँ के लिए भी सोचा हुआ था, भानु ने कहा। वो अपने एक एक लफ्ज को नाप तोल कर बोल रहा था। हेक्टर को कोई बात बुरी ना लगने पाए, उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था। अब आपको क्या लगता है, शाम ढलने के बाद इस जंगल में सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? हेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस महल और इसकी चार दीवारी के अलावा तो फिलहाल कोई जगह सुरक्षित नहीं लगती, आयुष ने कहा। यानी आज रात आप हमारे मेहमान हैं। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस पैलेस में ही रह सकते हैं। सुबह सूरज की पहली किरण निकलने के साथ साथ आप जाने के लिए आजाद होंगे, हेक्टर ने खड़े होते हुए कहा। सर, इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपके पैलेस के बाहर चार दीवारी के भीतर टेंट लगा लेंगे। आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने इतना कहा वही हमारे लिए बहुत है, आयुष ने कहा। भाई, वो लौंडा तो गड़बड़ कर रहा है। चार दीवारी के भीतर ही कौन सा हम खतरे से बच सकते हैं? मेन गेट तो कमजोर है। वो बाघ उसे आसानी से तोड़कर भीतर आ जाएगा और हमें उठा ले जाएगा। वैसे भी हमारा प्लान महल में रहने का ही था। भूल गया हम यहाँ क्या करने आए थे? मोंटी ने सैंडी से धीरे से कहा। सर, हम महल में रहना चाहेंगे सर। आपका सुझाव सही है। चार दीवारी जगह जगह से टूटी हुई है। बाहर बगीचे में जंगली घास के बीच बड़े बड़े जहरीले सांप वगैरह भी हैं। तो हम आपकी सलाह पर ही चलेंगे, मोंटी ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। तुम होशियार लगते हो। हेक्टर के मुंह पर अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई। उसके कान ऐसे फड़क रहे थे जैसे कोई शिकारी कुत्ता किसी की आहट पाकर मुस्तैद हो जाता है। आयुष और भानु मोंटी की तरफ देखने लगे, जैसे वो वहां रहने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। लेकिन माफ कीजिएगा सर, हम सोच रहे हैं कि हम बाहर ही रुकें, वो ज्यादा सही रहेगा, आयुष ने कहा। आप शायद किसी गलत फहमी में हैं आयुष। आपको ये बात समझना चाहिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। कहते कहते हेक्टर उसके सामने पहुंच गया। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि कोई देख ही नहीं पाया कि वो कब अपना स्थान छोड़कर आयुष के एकदम सामने जा खड़ा हुआ। हेक्टर को अपने इतने पास देखकर आयुष की बोलती ही बंद हो गई। हेक्टर की नीली आंखों में अब लाल रंग के डोरे दिखाई देने लगे थे। उसकी सफेद त्वचा में अजीब सा नीलापन दिखाई दे रहा था। उसकी सांसों से अजीब सी महक आ रही थी, जिससे आयुष का दिमाग घूमने लगा था। आप समझ रहे हैं ना, आज आप मेरे मेहमान हैं और मुझे मेरे मेहमानों की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि इतने सालों बाद आया कोई मेहमान बाहर किसी जंगली जानवर या अजीब चीजों का शिकार हो जाए। मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, हेक्टर ने कहा। उसके चोगे से उसका हाथ बाहर आ गया था। आयुष ने पहली बार उसके हाथ को देखा। उसके नाखून काफी बड़े और पैने थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से नाखून नहीं काटे हों। हेक्टर की मुस्कुराहट और गहरी होती जा रही थी। वो आयुष के एकदम पास आ गया। आयुष अपनी जगह पर जैसे जम गया था। डर के मारे वो हिल भी नहीं पा रहा था। जी सर, जैसा आप कहें, हम इसी पैलेस में रहेंगे। हमारी फिक्र करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें समझना चाहिए कि आप हमारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। आयुष के कहने का वो मतलब नहीं था। उसे भी लगा कि वो आपसे पहली बार मिलकर भी आपको बेमतलब तकलीफ दे रहा है, इसलिए उसने संकोचवश बाहर रहने के लिए कहा।
इस बार इशिका ने कहा। हेक्टर ने इशिका की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट जस की तस थी। ये लड़की ज्यादा समझदार है। तो ठीक है, सरसू आप सभी को आपका कमरा दिखा देगा। रात में शाही खाना बनेगा। इतने अरसे बाद किसी इंसान के कदम हमारे इस महल में पड़े तो जश्न तो बनता है। आप सभी का दावत में स्वागत है। सबको अलग अलग कमरे दिखा दिए जाएंगे, हेक्टर ने कहा और सरसू के पास पहुंचकर उसके कानों में कुछ कहा। यार, इस भयानक से महल में मैं अकेले किसी कमरे में नहीं रहने वाली हूं, इशिका ने धीरे से कहा। सर जी, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। हम तीनों का एक ही कमरे में काम चल जाएगा तो हमारे लिए एक ही कमरा सही रहेगा, आयुष ने डरते हुए कहा। ऐसा कहकर आप हमारी विरासत और हमारे शाही नियमों का अपमान कर रहे हैं आयुष। ध्यान से देखिए इस पैलेस को। इसमें 50 कमरे हैं या उससे भी ज्यादा। ऐसे में हम अपने मेहमानों के रहने के लिए एक अदद कमरा का बंदोबस्त भी ना कर पाए तो वो हमारे लिए शर्म की बात होगी। आप शाही मेहमान हैं तो आप सभी को बड़े कमरे दिए जाएंगे। आप सभी की प्राइवेसी का उचित मान सम्मान किया जाएगा और आपके साथ एक महिला भी है तो हम महिला और पुरुषों को एक ही कमरे में नहीं ठहरा सकते। ये इस महल के नियमों के खिलाफ है, हेक्टर ने कहा। लेकिन इस महल में कभी कोई परिवार भी तो रहा होगा और परिवार में तो महिला और पुरुष साथ रहते होंगे ना, आयुष ने पूछा। वो किसी भी हाल में अलग कमरे में नहीं रहना चाहता था। वो रिश्तेदार होते थे, संबंधी होते थे, उन्हें साथ रहने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु ये महिला आपकी मित्र है तो हम ऐसे आपको एक कमरे में रहने नहीं दे सकते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हेक्टर ने कहा। मैं और इशिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम केवल फ्रेंड नहीं हैं बल्कि हमारी तो सगाई भी हो चुकी है। 2 महीने बाद हमारी शादी भी होने वाली है, आयुष ने सफेद झूठ कहा। उसकी इस बात पर इशिका एकदम से चौंक पड़ी। हेक्टर के चेहरे से मुस्कान एकदम गायब हो